काउंसलिंग टेक्निक्स के इस सेशंस में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला पार्ट। तो अभी मल्टीपल स्किल्स कौन से रहते हैं और वो स्किल्स हमें किस तरह से काउंसलिंग्स में यूज़ करने हैं, किस तरह से इस एरिया का काउंसलिंग किया जाता है और हर एक स्किल्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ये डिटेल एनालिसिस हमें समझ कर लेना है और हमारे कैंडिडेट्स को सब कुछ हमें समझाना भी है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं मल्टीपल स्किल्स तो हमेशा कहा जाता है, जैसे पिक्चर स्मार्ट होते हैं कुछ लोग हैं नेचुरल स्मार्ट रहते हैं, कुछ म्यूजिक में स्मार्ट रहते हैं, कुछ मैथ्स में स्मार्ट रहते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स है वो डिफरेंट स्किल्स के बारे में अभी हम स्टडीज़ करेंगे। जब आप इस पेज पे आते हो तो कुछ 10 एरियाज हमें मिल जाते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन वाला जो एक्टिविटीज़ रहते हैं और राइट ब्रेन वाला एक्टिविटीज़ रहता है, इन दोनों का मिला के कुल 10 हो जाता है, यानी 5 लेफ्ट ब्रेन वाला एक्टिविटीज़ रहता है और 5 राइट ब्रेन वाला एक्टिविटीज़ रहता है। इन दोनों को जब हम इस्तेमाल में लाते हैं तो ब्रेन के सब पार्ट्स, यानी दो तो राइट और लेफ्ट हमें सबको पता है और उसमें वापस पार्ट रहते हैं, तो हर एक पार्ट के हिसाब से उनके फंक्शंस यानी उनके स्किल्स पे डिपेंड रहते हैं। तो हम किस स्किल में प्रायोरिटीज़ में वर्क करेंगे तो उस ब्रेन के उस डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे कुछ कलर्स कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कुछ स्किल्स है कि जो रेड में आपको दिखाई देंगे, कुछ स्किल्स है जो ग्रीन में दिखाई देंगे, कुछ स्किल्स आपको ब्लू में भी दिखाई देंगे। तो ये जो कुछ कैलकुलेशंस है, कलर कॉम्बिनेशंस है, ये हमें पहले समझाना है। देखिए, जो ग्रीन है यानी हायर प्रायोरिटी वाला एक्सलेंट एरिया, ब्लू वाले को हम एवरेज बोलते हैं और रेड को लो प्रायोरिटी वाला एरिया बोलते हैं। जब हम काउंसलिंग के लिए बैठते हैं, हमारे सामने अगर कैंडिडेट्स है तो कैंडिडेट्स को हमें ये नहीं बोलना है कि ये जो रेड वाला एरिया है यानी ये तुम्हारा वीकनेस है। किसी भी बच्चे को जब हम बोलते हैं कि ये आपका वीक सब्जेक्ट है तो वो स्टैम्प लग जाता है, लेबल लग जाता है, फिर वो हमेशा बोलेगा कि नहीं ये तो मेरा वीक ही है, वो अच्छा नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं है, ये जो स्किल सेट है आगे जाके चेंज हो सकते हैं, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। वो काम कब करेंगे उसके लिए हमारी काउंसलिंग उस तरह से होनी चाहिए। बच्चे को जब हम बोलते हैं कि ये जो लो प्रायोरिटी वाला एरियाज है इसलिए वो रेड आया है, तुम उसको हाई प्रायोरिटी में ले लो तो वो भी ग्रीन हो सकता है। अभी हमें ये समझाना है कि किस तरह से। तो कॉमन सा अगर हम क्वेश्चन सुने पूछते कि देखो तुम्हें स्वीट डिश में क्या पसंद आता है, तो स्वीट डिश में क्या पसंद आता है तो सामने वाला बच्चा बोलेगा मुझे गुलाब जामुन अच्छा लगता है। और क्या अच्छा लगता है स्वीट डिश में, तो वो बोलता है कि चलो मुझे स्वीट डिश में रसगुल्ला भी पसंद है। चलो अभी तुम्हारे सामने अगर हमने दोनों डिश अगर रख दी, गुलाब जामुन है रसगुल्ला है, तो दोनों भी पसंद वाला चीज़ है, तो बोलेगा हाँ दोनों भी पसंद वाला चीज़ है। तो अभी तुम्हें टेस्ट करना है, तो देखो तुम्हारे सामने दोनों भी डिश है, तुम टेस्ट करना अगर स्टार्ट करते हो तो जस्ट इमेजिन तुम क्या करोगे। अभी तो सामने वाला बच्चा सोचेगा कि वे टेस्ट के लिए अभी शुरुआत करनी है, तो कहाँ से शुरुआत करोगे, तो बोलेगा ठीक है मैं पहले गुलाब जामुन टेस्ट करूँगा। तो चलो गुलाब जामुन टेस्ट किया, तो गुलाब जामुन टेस्ट करने के बाद में तो गुलाब जामुन को हमने प्रायोरिटी फर्स्ट दिया तो ग्रीन वाला एरिया हो गया। उसके बाद में फिर वो रसगुल्ला खाएगा, इसका मतलब रसगुल्ले के लिए लो प्रायोरिटी दिया। दोनों चीज़ में हाई प्रायोरिटीज गुलाब जामुन को मिला, लो प्रायोरिटीज रसगुल्ले को मिला। यानी जब हमने उससे पूछा कि कौन सी चीज़ अच्छी लगती है तो वो दोनों का उसने नाम लिया, गुलाब जामुन भी अच्छा लगता है, रसगुल्ला भी अच्छा लगता है। लेकिन जब हम कुछ अप्लाई करने जाते हैं तो हमें किसी को तो प्रायोरिटी देनी है, तो इसीलिए जिसको हम ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है, जिसको हम प्रायोरिटीज़ कम देते हैं वो कम डेवलप होता है। इसका मतलब वो चीज़ उसमें वीक है इससे नहीं, उसने उतना वक्त नहीं दिया, उसको उतना चांस नहीं मिला डेवलप करने के लिए। तो काउंसलर्स को ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस हर एक बच्चे में रहता है, वो किस प्रायोरिटी पे उसका इस्तेमाल करता है उसी के ऊपर उसका डेवलपमेंट होता है। कोई बच्चा है कि जो मैथ्स को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देता है, मैथ्स का वर्क ज़्यादा करता है तो मैथ्स में वो होशियार हो जाता है। लेकिन कोई बच्चे रहते कि मैथ्स को इतना प्रायोरिटीज़ नहीं देते, मैथ्स के ऊपर इतना काम नहीं करते, तो रेड एरियाज में जाता है यानी लो प्रायोरिटी वाला जाता है, क्योंकि उतना वक्त उससे नहीं दिया, उतनी प्रायोरिटीज़ नहीं दी। हम ये नहीं बोल सकते कि उस सब्जेक्ट्स लो है। कोई टीचर्स रहते हैं कि जो काम करते हैं अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, प्रायोरिटी में वो सब्जेक्ट लाते हैं, तो अभी तक तो बच्चा फेल होते आया है, लेकिन टीचर्स बदलने की वजह से, उसके ऊपर काम होने की वजह से, प्रायोरिटी चेंज होने की वजह से
वो चीज़ उसकी अच्छी भी हो सकती है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है। तो यहाँ पे स्किल्स सीखते वक्त, उनको एक्सप्लेन करते वक्त हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि किस तरह से हमें उनको एक्सप्लेन करना है। हाँ, जब हम करियर का सिलेक्शंस करते हैं तो करियर के सिलेक्शन में जो ग्रीन वाला एरियाज़ है उसी को पकड़ के, या फिर ब्लू वाला एरियाज़ है उसी को पकड़ के हमें करियर सिलेक्ट करना होता है। यानी अगेन करियर कभी भी एक इंटेलिजेंट के ऊपर सिलेक्ट नहीं रहता है। करियर 2-3 इंटेलिजेंट एक साथ मिला के कोई तो करियर हमारा सिलेक्ट होता है, कोई तो एजुकेशन स्ट्रीम सिलेक्ट होती है। तो इसके लिए ये जो स्किल्स है, उस स्किल के जो परसेंटेज आते हैं वो परसेंटेज के हिसाब से फिर वो एरिया ग्रीन, रेड या ब्लू होता है। हमें काउंसलिंग के वक्त ज़्यादा परसेंटेज के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिर्फ एक कलर में आते हैं, ग्रीन वाला, ब्लू वाला और रेड वाला। और कैंडिडेट्स को अगर हम सजेस्ट करेंगे कि रेड वाला भी अगर हम वर्क करेंगे, उसे प्रायोरिटी में लाएंगे तो भी वो ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है। तो फिर पेरेंट्स को भी हेल्प होती है कि कहाँ पे उनको काम करना है। तो करियर सिलेक्शंस में ग्रीन और ब्लू का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। अभी ये जो 10 स्किल्स है वो 10 स्किल कौन से हैं वो थोड़ा सा हम स्नैपशॉट अगर देखते हैं, क्योंकि एज अ काउंसलर्स हमें पता होना चाहिए कि ये 10 स्किल्स कौन से हैं और इसके ऊपर हमें डिटेलिंग्स में खुद को पता होना चाहिए। कैंडिडेट्स को हम ऊपर ऊपर कुछ बातें बताएंगे तो भी बहुत हो जाता है। अभी स्किल सेट में जब हम देखते हैं तो इंट्रापर्सनल हमें मिलता है। तो इंट्रापर्सनल में क्या होता है, इंट्रापर्सन का मतलब क्या होता है, तो सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी खुद के बारे में कुछ बातें। इंट्रा यानी खुद, जैसे इंट्रोवर्ट्स होते हो, ये जो कैंडिडेट्स है जब वो गोल सेट करते हैं, खुद का गोल सेट करते हैं। सेल्फ डिस्कवरी, जिसका इंटेलिजेंट अगर अच्छा रहेगा वो सेल्फ डिस्कवरी में अच्छा रहेगा। प्लानिंग्स में, खुद के प्लानिंग्स में, खुद के एग्जीक्यूशंस में। गोल सेंट्रिक, खुद का गोल और उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, खुद के बारे में ज़्यादा जानकारी रखना। सेल्फ सेंट्रिक होना, खुद को क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। थिंक अलोन, जब भी वो कुछ सोचेंगे अकेले बैठेंगे, अकेले बैठ के सोचेंगे। यानी जिनका ये एरियाज अगर ग्रीन है तो इस एरियाज में वो माहिर रहते हैं, यानी खुद के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये सब मैनेजमेंट वगैरह ये सब कुछ है, एक खुद का प्लानिंग, खुद का गोल, खुद का सेल्फ डिस्कवरी खुद की। यानी जिनका इंट्रापर्सनल अच्छा है वो खुद के बारे में आता है। तो हम डिटेल में जब हम जाएंगे आगे जाके आर्ट इंटेलिजेंस पे तो हम डिटेल्स में ये चीज़ देख लेते हैं। नाउ यहाँ पे इंट्रापर्सन का मतलब खुद के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना। इंटरपर्सनल वाला जिनका ग्रीन आता है, इंटरपर्सनल, तो इंटरपर्सनल यानी एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, दूसरे के साथ ज़्यादा बात करते हैं या दूसरों को समझ कर लेते हैं। अगर बात भी ज़्यादा नहीं करते तो समझ के लेते हैं, दूसरों को अंडरस्टूड कर पाते हैं, लोगों के साथ वो जुड़ जाते हैं। उन्हें कुछ तो इंट्यूशंस रहता है, वो भावनात्मक रहते हैं, दूसरे की फीलिंग्स को जान लेते हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं वो इवेल्युएट कर पाते हैं, टीम वर्क में अच्छे रहते हैं, लर्निंग्स ग्रुप में करना ये भी उनकी खासियत हो सकती है। लीडरशिप वाला भी पार्ट उसमें आता है, जो लीडरशिप स्टाइल वाला पार्ट आता है, ये इंटरपर्सनल वाला है। तो देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। पहले हमने देखा था पर्सनालिटी वाला पार्ट। पर्सनालिटी वाले पार्ट में हमने देखा है कि डोमिनेंट पर्सन, इमोशनल पर्सन। तो यहाँ जब हम इंट्रापर्सन और इंटरपर्सनल भी देखते हैं तो वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाई देती है, लेकिन वो सोच वाली चीज़ें यानी वो पर्सनालिटी वाले यहाँ पे स्किल सेट है। अगर कोई पर्सन डोमिनेंट भी है तो डोमिनेंट पर्सन का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ग्रीन आ सकता है, यानी वो डोमिनेंट होने के बावजूद भी एक्सट्रोवर्ट्स हो सकता है, डोमिनेटिंग होने के बावजूद भी उसका टीम वर्क अच्छा हो सकता है। यानी वो डोमिनेटिंग उसका सोच है, लेकिन ये स्किल्स है। डोमिनेटिंग होने के बावजूद भी अगर वो स्किल एक्वायर कर लेता है कि मैं लोगों के साथ घुल मिल के कैसे काम करूं, अगर वो स्किल अगर वो सीख लेता है तो उसका इंटरपर्सनल ग्रीन में आ सकता है। तो ये समझ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे पर्सनालिटीज़ और स्किल में। पर्सनालिटीज़ है कि जो उनकी सोच है, जो लोगों को दिखाई देते हैं सामने से, और ये जो चीज़ है ये कौशल्य की बात है, स्किल्स की बात है कि जो वो सीख कर अपने में वो प्रायोरिटीज़ में लाकर उसमें डेवलपमेंट करके वो ग्रीन एरियाज़ में डेवलप हो सकता है।
नाउ इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो लॉजिकल थिंकिंग्स वाला एक स्किल मिलता है। कोई पर्सन्स अगर डेटास पे काम कर रहा है, अच्छी तरह से एनालिसिस करता है, रीजनिंग माइंड उसका अच्छा है, यानी लॉजिकली वो सोचता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अगर अच्छे उसके, वाई फैक्टर्स वो देखता है कि ये क्यों होगा, इसका मतलब क्या है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो फैक्ट्स और फिगर्स अगर स्टडी करता है, सिस्टम समझ में लेता है, प्रोसेसेस समझ में लेता है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, वो पूरा का पूरा अगर वो कैलकुलेशंस करता है, विद द डेटा काम करता है, तो हम बोलते हैं कि उसका लॉजिकल माइंड है, वो मैथ्स में अच्छा है, वो अच्छी तरह से गाइड कर सकता है क्योंकि उसका कैलकुलेशन अच्छा है, तो हम बोलेंगे कि फिर उसमें लॉजिकल स्किल अच्छा है, यानी लॉजिकल इंटेलिजेंस अच्छा है। तो ये पार्ट्स आता है उसमें लॉजिकल इंटेलिजेंस वाला। लॉजिकल इंटेलिजेंस के सामने ही हमें मिल जाता है इमेजिनेशंस। इमेजिनेशंस यानी कल्पना शक्ति। यहाँ पे जो आंखों का इस्तेमाल है, जो इमेजिन वाला है, जो आइडियाज क्रिएट करने वाला, इनोवेशंस क्रिएट करने वाला है, उसको हम इमेजिनेशंस बोलते हैं, यानी माइंड में देखने की शक्ति। हमने सामने तो एक कोई तो चीज़ देख ली, कोई तो एक लेक देख लिया या कोई तो बिल्डिंग्स हमने देख ली, लेकिन आंखें बंद करने के बाद में भी अगर हमें वो बिल्डिंग दिखाई देती है तो एबिलिटी टू सी इन माइंड, दैट इज अ इमेजिनेशन, वो अगर उसका अच्छा है, यानी हम क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं। तो सामने वाला पर्सन अगर सामने ऐसा ही खड़ा है और इमेजिन करने वाला उसको विथ ब्लेजर देख रहा है, यानी उसने ब्लेजर तो नहीं पहना है, लेकिन जब हम इमेजिन करते हैं तो उसको ब्लेजर के साथ हम इमेजिन करें, तो ये क्या होती है, फिर क्रिएटिव थिंकिंग्स के जैसा होता है। तो जो भी ड्राफ्ट पर्सन रहते हैं, डिज़ाइनर्स रहते हैं, कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव काम करने वाले रहते हैं, उनका इमेजिनेशन बहुत अच्छा रहता है, यानी फैक्ट वो नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन वो माइंड में ऐसी चीज़ देख लेते हैं और ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं, तो क्रिएटिव थिंकिंग हो जाती है। तो इनकी इमेजिनेशन पावर हम बोलते हैं। तो रियलिटी के बियॉन्ड जाके वो सोचते हैं, तो इस बियॉन्ड द रियलिटी सोचना यानी इमेजिनेशन, आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज आना, ये इमेजिनेशन वाला पार्ट रहता है। तो ये अगर अच्छा रहेगा, इसके परसेंटेज अगर अच्छे रहेंगे तो ये ग्रीन में आ जाता है। उसके नीचे हमें कैलकुलेशंस मिलता है वो काइनेस्थेटिक वाला, यानी इसमें दो चीज़ आते हैं, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। अभी फाइन मोटर्स का मतलब क्या रहता है, जो हैंड हाथों का कंट्रोल है, जो उंगलियां है, फिंगर मोमेंट्स है, जब हम कुछ भी बातें करते हैं तो हमारे हाथ हिल जाते हैं, हमारे आंखें हम मूव करते, कुछ गेस्चर देते, हाव भाव जो हमारा रहता है वो फाइन मोटर में आ जाता है। हम एक्ट करते कुछ भी चीज़ करने के लिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि इधर आओ, तो हम हाथ से बोलते हो कि यहाँ पे आओ, तुम जाओ, तुम रुक जाओ, ये जो हम कुछ भी गेस्चर करते तो आइडेंटिफाई एक्शंस रहता है, तो ये फाइन मोटर में आ जाते हैं। हम जो लिखते हैं, हमारे हैंड राइटिंग्स वगैरह आते हैं, हम उंगलियों का इस्तेमाल करके हैंड राइटिंग करते, कुछ ड्रॉ करते, तो ये काइनेस्थेटिक में फाइन मोटर्स में आता है। हमारे आइज़ का मोमेंट, आँखों का मोमेंट, हम जो मुंह हो रहे उसका मोमेंट, तो हमारे आँखों का अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है, आँखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो हम इसे फाइन मोटर्स में देखते हैं। हमारा फाइन आर्ट्स, यानी जो भी हम फ्रीली कुछ मोमेंट करते हैं, चाहे तो हम हाथों का यूं ही मोमेंट करते हैं, या कुछ डांस के वक्त हम हमारे उंगलियों का मोमेंट करते हैं, हाथों का मोमेंट करते हैं, या ड्राइंग के वक्त हमारे उंगलियों का मोमेंट करते हैं, तो फाइन आर्ट्स वाला ये पार्ट्स आ जाता है। तो ये सब फाइन मोटर्स में, अगर ये सब हम प्रायोरिटीज़ में कर रहे हैं, ये सब इंटरेस्ट से कर रहे हैं, तो ये ग्रीन में आ जाता है। नाउ इसी के सामने हमें मिलता है काइनेस्थेटिक्स में ग्रॉस मोटर्स का। ग्रॉस मोटर्स का यानी ग्रॉस यानी पूरा, तो फुल बॉडी मूवमेंट ग्रॉस मोटर्स में आ जाती है। हम चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ग्रॉस मोटर्स वाला बात है। जब हम बाहर जाके खेल कूदते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, घूमने वगैरह जाते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़, सब ग्रॉस मोटर्स में आ जाती है। डांस, स्पोर्ट्स है। जो बॉडी का, फुल बॉडी का जो बात आती है, जहाँ पे हम बैलेंस वगैरह करते हैं, कहीं पे हम चलते हैं विद द बैलेंस, तो ये ग्रॉस मोटर्स में आती है। तो फाइन मोटर में आता है आई और हैंड मूवमेंट, वैसे ग्रॉस मोटर में आता है आई और बॉडी मूवमेंट, आँख और पूरी बॉडी का मूवमेंट्स। यहाँ पे अगर हम डांस वगैरह करते हैं, कुछ पूरा बॉडी का मूवमेंट करते हैं, तो ये तो ग्रॉस आर्ट वर्क हो गया। छोटी छोटी बातों का करते हैं तो फाइन आर्ट में आता है, और बड़ी बातों का करते हैं तो ग्रॉस आर्ट में आता है। ये सब एरियाज अगर हमारा इंटरेस्ट का है
तो अगेन एक ग्रीन में आता है। जो स्पोर्ट्स पर्सन्स वगैरह रहते तो उनका एक ग्रीन में आता है, तो डेफिनेटली वो करियर के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ से वो चूज़ करते हैं। इसके नीचे अगर हम देखते हैं तो लैंग्वेज वाला पार्ट आता है, लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज इंटेलिजेंस वाला पार्ट आता है। जो उनको भाषा सीखनी अच्छी लगती है, हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती वगैरह, तो लैंग्वेज में जो अच्छे रहते हैं, ग्रामर्स जिनका अच्छा है, जो बातें करते हैं वो अच्छी तरह से वर्ड्स यूज़ करते हैं, एक्सप्रेसिव रहते हैं, उनको वर्ड्स का पावर जिन्हें पता है, बहुत पोएटिक वर्ड्स बोल देते हैं, या फिर वो एग्रेसिवली वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हें लिखने में, कोई एसेज वगैरह स्क्रिप्ट लिखने में मज़ा आती है, स्टोरीज बोलने में, लिखने में जिनको मज़ा आती है, जिनकी बातें बहुत ही अच्छी रहती है, जो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेशंस यूज़ कर पाते हैं, वर्ड्स लेटर्स यूज़ कर पाते हैं, जो अच्छी तरह से स्पीच दे पाते हैं, ये सब एरिया लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट में आता है। अगर यहाँ वाला एरियाज, अगर ये सब अगर वो हाई प्रायोरिटीज़ देते हैं तो ग्रीन में आता है, तो करियर के लिए फिर यहाँ से हम वे आउट ढूंढ पाते हैं। अगेन इसी के सामने हमें साउंड इंटेलिजेंट मिलता है, आवाज़ के प्रति स्किल, जिसे हम म्यूजिक इंटेलिजेंट भी बोलते हैं। यानी किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, म्यूजिक का टोन, उन्हें देखिए सुनना, आवाज़ टोन जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो रिदम समझ पाते हैं, जो रिदम को आइडेंटिफाई करते, सारे गम अप, वो रिदम अगर आइडेंटिफाई करते, नहीं ये सा वाला है, ए रे वाला है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनके कान अच्छी तरह से काम करते हैं, आवाज़ कोई भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, म्यूजिक के प्रति अगर उनका इमोशंस है, तो म्यूजिक सुनना अगर उनको अच्छा लगता है, या कोई भी साउंड सुनना उनको अच्छा लगता है, वो बात रीड आउट करते हैं तो बहुत ज़ोरों से मुंह से अगर आवाज़ निकाल के अगर वो बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि उनका साउंड इंटेलिजेंट अच्छा है। तो कोई भी अगर गाना है तो उसके लिए दो चीज़ रखते हैं, या तो ये तो साउंड इंटेलिजेंट भी उनमें होना चाहिए, एंड लिंग्विस्टिक यानी वर्ड वाला पावर भी होना चाहिए। अगर साउंड और वर्ड वाला रहेगा तो वो गाने के लिए भी वो आगे जा सकता है। तो इस तरह से चीज़ें रहती है कि जो करियर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए हमें देखनी पड़ती है। तो ये अगर एरियाज अच्छा है तो ये भी ग्रीन में आ जाता है, अगर नहीं अच्छा है तो रेड वाला एरिया आता है या फिर ब्लू वाला आता है। उसमें नीचे इस 10 स्किल्स में हमें नीचे के एरियाज में मिलता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी नेचर के प्रति लव टूवर्ड्स नेचर, जिनकी आंखें अच्छी तरह से काम करती है। क्योंकि नेचर में अगर हमें देखना है तो नेचर की चीज़ें अगर हमें समझनी है तो आंखों का काम बहुत आता है, कि किस तरह से कोई पंछी एक्ट कर रहे हैं, किस तरह से हवाई चल रही है, झरने का पानी किस तरह से आ रहा है, तो हमें आंखों का ज़्यादा इस्तेमाल आता है, यानी ऑब्जर्वेशन स्किल यहाँ पे आती है। स्मेल है, जो टेस्ट है, वो भी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आता है। कोई फूलों के सुगंध लेते हैं तो स्मेल आ जाता है, मिट्टी की टेस्ट, ये सब चीज़ें हैं कि जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आ जाती है। जो आर्कोलॉजिकल में इंटरेस्ट लेता है, जिनको इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है, जिनको पेट के प्रति, कोई एनिमल के प्रति, बर्ड्स के प्रति जिन्हें प्यार है, तो जो कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर, तो उनका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस अच्छा है, ऐसे हम बोलते हैं। तो दे आर दी नेचर लवर। साइंस के लिए अगर हमें जाना है, मेडिकल्स में वगैरह जाना है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, टेस्ट स्मेल वाला है, जो इन्वायरमेंट रिलेटेड है, लव टूवर्ड्स नेचर वाला पार्ट है, वो साइंस के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। अगर यहाँ पे अगर हमें इंटरेस्ट है तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ग्रीन में आता है, नहीं तो लो प्रायोरिटी या ब्लू में आता है। नाउ लास्ट वाला 10 स्किल्स में अगर हम लास्ट वाला देख लेते हैं तो विजुअल इंटेलिजेंस वाला आता है। विजुअल इंटेलिजेंस मीन्स व्हाट? तो इमेजिनेशन में देखा जो हम माइंड में देख लेते, विजुअल में एक्चुअल सामने चीज़ है, हमारे सामने चीज़ है और वो हम समझ के ले रहे हैं और वही चीज़ हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे कोई सामने ड्राइंग है और वो ड्राइंग हम समझ कर ले रहे हैं, सामने कोई ग्राफ है और वो ग्राफ हम समझ कर ले रहे हैं, कोई डायग्राम्स है वो डायग्राम्स हम समझ कर ले रहे हैं। तो दिस इज ए विजुअल इंटेलिजेंस, जहाँ पे हमें पिक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ पे हमें ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग हो, मैप्स की अंडरस्टैंडिंग्स हो, लोगों के फेसेस को याद रखना, ये विजुअल इंटेलिजेंस में आता है। हाँ, मैंने तुम्हें देखा था लास्ट टाइम, मुझे याद है। सो विजुअल इंटेलिजेंस, सो इनकी सेंसिटिविटीज टूवर्ड्स द विजुअल बहुत अच्छी रहती है। जो क्यूरियोसिटी है, कोई चीज़
लेना है, हाँ मैंने देखा है, मुझे और भी देखना है, मुझे आगे क्या है वो भी देखना है, यानी देखने के प्रति जो क्यूरियोसिटी है वो विजुअल इंटेलिजेंस में आती है। और यहाँ पे जो इमोशनल एनर्जीज वगैरह है वो भी इस्तेमाल में आती है। इमेजिनेशंस वाला जो पार्ट है वो विजुअल इंटेलिजेंस के ऊपर भी डिपेंड रहता है, यानी कोई चीज़ अगर हम विजुअली अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो फर्दर उसका इमेजिनेशन करके उसके ऊपर हम क्रिएटिवली वर्क कर पाते हैं। तो इसीलिए विजुअल इंटेलिजेंस और इमेजिनेशंस ये साथ में आके क्रिएटिव क्वेश्चंस वगैरह बनता है। तो ये चीज़ है। अभी हमने ये 10 के 10 इंटेलिजेंस एक एक करके देख लिए। हमारे रिपोर्ट्स में एक ही पेज पे 10 स्किल सेट आते हैं सामने सामने, एक साइड में 5 दूसरे साइड में 5, और हम कैंडिडेट्स को एक्सप्लेन करते हैं। और ये एक्सप्लेन करते वक्त हमें अगेन ध्यान में रखना है कि कोई भी हम वर्ड्स निगेटिव ना बोले। हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, एवरेज, ऐसे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, करना चाहिए। क्योंकि कैंडिडेट्स को अगर हम वीक बोलेंगे तो कैंडिडेट्स उसका एंटी एडवांटेज ले सकता है, बच्चा उसका एंटी एडवांटेज ले सकता है, नहीं नहीं मैं इसमें वीक ही हूँ तो मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर हम लो प्रायोरिटी वाला बोलेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की सोचेगा। अगर हम कोई और काउंसलिंग्स में जाते हैं, यानी बिजनेस काउंसलिंग्स में जाते हैं, कोई अदरवाइज एडल्ट के कई पर्सनल काउंसलिंग्स में वगैरह जाते, तो भी ये 10 इंटेलिजेंट वाला पेज हमारे काम में आता है। क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस है जहाँ पे वो वीक आते, जहाँ पे वो डिसीजंस नहीं ले पाते, तो किस वजह से डिसीजंस नहीं ले पा रहे, पर्सनैलिटी के वजह से नहीं डिसीजंस ले पा रहे, या स्किल के वजह से डिसीजंस नहीं ले पा रहे। किसी एरियाज़ में अगर उनको काम करना है, किसी एरियाज़ में उनको बिजनेस करना है, तो उस एरियाज़ में कौन से स्किल चाहिए, और वो स्किल सेट तुम्हारे पास ग्रीन में आ रहे हैं क्या या ब्लू में आ रहे हैं क्या। तो उस एरियाज़ में काम करने के लिए वो स्किल सेट चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास एक ग्रीन में नहीं आ रहे या रेड में आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर लेना चाहिए। तो इसी तरह से हम बिजनेस काउंसलिंग में, पर्सनल काउंसलिंग्स में वगैरह इस इंटेलिजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम किसी भी रिलेशनशिप काउंसलिंग्स में जाते हैं तो रिलेशनशिप में भी पर्सनालिटी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या स्किल की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस एनालिटिकल पेज के इस्तेमाल से। तो एज अ काउंसलर्स अगेन हमें ये पेज भी यूज़ करना है, जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं तो कहाँ कौन सा क्वेश्चन है, किस पेज से रिलेटेड है, ये सोच कर हमें उस पेज के ऊपर ध्यान देना होता है, उनको एक्सप्लेन करना होता है। अगेन अगर कोई मीनिंग वाला प्रॉब्लम्स है, किसी चीज़ का अगर हमें मीनिंग नहीं समझ रहा है तो गूगल हमारे हेल्प के लिए है, कोई डिक्शनरी हमारे हेल्प में है। तो अगर कोई स्पेलिंग का अगर प्रॉब्लम्स है, कुछ मीनिंग का प्रॉब्लम्स है, तो आप वो सर्च करके देख सकते हैं। हम आगे जाके इसका फर्दर और एनालिसिस स्टडीज़ करेंगे, काउंसलिंग के अदर टेक्निक्स हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।